दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 2 दिनों से एक पॉडकास्ट के बाद जिस तरह का तूफान मचा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं सत्ता की साख अब सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। और सत्ता की साख सवालों के घेरे में घिरे क्यों ना? सत्ता की साख सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि भारत से एक भगोड़ा जिसे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, जी हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या, वो एक पॉडकास्ट में ये कहते हुए पाया जाता है कि भारत छोड़ने के पहले उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी और वहां से सीधे एयरपोर्ट गया था। एयरपोर्ट जाने के बाद उसने सीधे वहां से जिनेवा की फ्लाइट पकड़ी और अरुण जेटली को बताया भी था कि अभी एफआईए की मीटिंग में वो जिनेवा जा रहा है और उसके बाद वो लौट रहा है, ताकि तब तक बैंकों को वो कहे, बकौल विजय माल्या, वो बैंकों को कहे वित्त मंत्री कि उनके साथ बैठकर, माल्या के साथ बैठकर सेटलमेंट कर ले। ये बातें राज समानी को दिए हुए एक पॉडकास्ट में, एक यूट्यूब पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कही है। सभी जानते हैं कि विजय माल्या लंबे समय से भारत नहीं आ रहे, उनका पासपोर्ट भी निरस्त किया जा चुका है और इन सब के बीच सिलसिलेवार ढंग से विजय माल्या ने कई सारी बातें कही। अरुण जेटली अब दिवंगत है, अब वो इस दुनिया में नहीं है कि विजय माल्या के आरोपों का जवाब दे सके। लेकिन जब यह मामला एक बार अरुण जेटली के जीवन काल में भी उठा था, तब उन्होंने यही कहा था कि कोई अलग से अपॉइंटमेंट लेकर मिलने नहीं आए थे माल्या, बल्कि वो चलते चलते संसद परिसर में कुछ मिनट की मुलाकात हो गई थी। लेकिन मुलाकात हुई थी, इस बात की पुष्टि विजय माल्या ने की है और साथ साथ ये भी कहा है कि उसके साक्षी एक कांग्रेस के सांसद भी थे। कांग्रेस के एक सांसद पीएल पूनिया ने आज ट्वीट करके भी साफ किया कि जी हां, 1 मार्च 2016 को बजट सत्र के दरमियान जब वो अरुण जेटली से मिल रहे थे, उस वक्त पीएल पूनिया उन्हें देख रहे थे। अब सवाल उठता है कि पीएल पूनिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें देखा था। कई लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं कि विरोध में है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ पत्रकारों ने भी देखा था और जिन पत्रकारों ने उस दिन संसद में माल्या को देखा था, अरुण जेटली से मिलते हुए भी देखा था, कुछ मिनटों की मुलाकात करते हुए, वो पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद है। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। और सबसे पहले जो आरोप विजय माल्या के हैं, उनको सिलसिलेवार ढंग से मैं दर्शकों के लिए रख देता हूं, फिर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। विजय माल्या ने कहा कि 1 मार्च 2016 को वो संसद परिसर में अरुण जेटली से मिले थे और उन्होंने कहा था कि माल्या वो खुद जा रहे हैं जिनेवा और जिनेवा से लौटने पर वो बैंकों को कहे जेटली साहब की मामला सेटल कर लें। ये बात उन्होंने कही है और एक कांग्रेसी सांसद को भी इसका चश्मदीद बताया। आपने भी उस दिन देखा था विजय माल्या को वहां। अब उसके आगे की बात उन्होंने क्या क्या कही है, पूर्व वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, प्रणब मुखर्जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उन पर तो 6203 करोड़ रुपए यानी 6203 करोड़ रुपए का लोन था और उस पर 1200 करोड़ रुपए के करीब ब्याज था। लेकिन अब तक उनसे जांच एजेंसियां 14,130 करोड़ रुपए वसूल चुकी हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें भगोड़ा क्यों कहा जा रहा है, जब उनका पासपोर्ट निरस्त किया जा चुका है तो आए तो कैसे आए, और जब पैसा वसूला जा चुका है उनसे, फिर उन्हें एब्सकॉन्डर का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। तो कई सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और सवाल जवाब के सिलसिले के को शुरू करते हुए आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि 1 मार्च 2016 को, जिस दिन अंतिम दिन विजय माल्या जो एक सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा में, उनको आपने संसद परिसर में जब देखा था, जिसके बाद वो भारत में उनका दर्शन नहीं हुआ, और 5 जनवरी, जी हाँ, 5 जनवरी 2019 को उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो उसके 3 साल पहले जो भारत में उनका अंतिम तौर पर जब देखा गया संसद परिसर में, तो उस वक्त आपने क्या देखा था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उस दिन 1 मार्च 2016 की तारीख थी और पार्लियामेंट उस दिन खुला हुआ था और मैं पार्लियामेंट के अंदर मैंने उनको गैलरी, जो पार्लियामेंट के भीतर एक जो मुख्य द्वार है पार्लियामेंट का, जब वो पुरानी बिल्डिंग जो पार्लियामेंट की थी, उसमें मैंने उनको आ, उधर से आते हुए देखा। उन्होंने जहां
वो कहीं से आ रहे थे बगल से, और उसके बाद उनके हाथ में एक ब्राउन रंग का एक फाइल कवर बैग था। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद फिर देखा उनको कि वो सेंट्रल हॉल से बाहर आ रहे। तीसरी जी बार मेरी उनसे आमना सामना हुआ कि वो जो है पार्लियामेंट के मुख्य गेट से वो बाहर निकल रहे हैं और अकेले हैं। तीनों बार मैंने जी। उनको अकेले देखा। और हाँ, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल तो रिजर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरी मैं भी उस दिन सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में गया था, लेकिन मैं सुबह गया था, उस समय वो नहीं थे। लेकिन जो हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस कंफर्म करने के लिए पर्याप्त है कि जो विजय माल्या थे वो पार्लियामेंट गए थे, और हाँ, पार्लियामेंट वो किसी मकसद के लिए गए थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने एक सूचना दी। देखिए, इसको प्रैक्टिकल ढंग से समझे तो वो अरुण जेटली क्योंकि बहुत फ्रेंडली थे विजय हाँ, माल्या, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विजय माल्या से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्रिकेट भी जी उसका एंगल हो सकता है कि क्योंकि क्रिकेट में अरुण जेटली भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और तमाम तरह के पदों पर रहे। और विजय माल्या तो पूरी टीम ही खरीदना चाहते थे, जो रॉयल हाँ। है बंगलोर, वो आरसीबी, तो उन्हीं की रॉयल कंपनी चैलेंजर थी। बैंगलोर। जी, हाँ, आरसीबी। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि अरुण जेटली से वो नेगोशिएशन कर रहे थे। कोई पार्लियामेंट में उस समय नेगोशिएशन करने नहीं आ रही है। ये समझा जा सकता है कि अरुण जेटली से वो सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, क्योंकि अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरा थे जो एडवोकेट भी हैं, जो कॉर्पोरेट्स के पसंदीदा व्यक्ति भी हैं, जो मीडिया हाँ, फ्रेंडली भी है। और जाहिर सी बात है कि वो विजय माल्या के भी फ्रेंडली थे। तो विजय माल्या, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके थ्रू सरकार से नेगोशिएशन कर रहे थे। और अरुण जेटली ने कहा होगा कि ऐसा मुझे लगता है कि इस पूरे जो ड्रामा है या जो भी हो रहा है, उसका एक प्रमुख किरदार अरुण जेटली है, जो इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अरुण जेटली के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात थे, क्योंकि इसके पहले भी कई मौकों पर जब हम सेंट्रल हॉल में बैठते थे, तो कई बार पता लगा कि विजय माल्या, अरुण जेटली, बहुत सारे एडिटर, पत्रकार, मैं तो उस लोगों के बीच में नहीं जाता था, लेकिन हमने देखा कि वो विजय माल्या भी काफी फ्रेंडली थे, दोस्तों के दोस्त थे हाँ, वो। तो अरुण जेटली के भी दोस्त थे, और कई बार हमने देखा कि वो साथ ही बैठे हुए। तो ये जी नहीं कह सकते कि हम कि साहब वो उनको जानते नहीं थे। वो तो एक आफ्टर थॉट था 2018 में जब ये मामला एक्सपोज हुआ। और तो एक आफ्टर थॉट था, मैं ये कह सकता हूँ दिवंगत अरुण जेटली से माफी के साथ में, कि उन्होंने जो कुछ कहा वो एकदम आफ्टर थॉट था। क्योंकि उनको देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी में आप जो चोर होता है या भगोड़ा होता है, आप कभी नहीं कह सकते कि वो मुझसे मिलके गया। वो आप कहेंगे कि हाँ, साहब मुझे मेरे को जाते हुए मिले व्यक्ति थे तो मैंने हेलो कर लिया। तो हाँ, लेकिन वो निश्चित रूप से कॉन्क्रीट बात करके उनसे गए, और वो नेगोशिएटर की भूमिका में अरुण जेटली को पाते थे इस सिस्टम के अंदर। इतना मैं कह सकता हूँ। जी जी। जी। अरुण जेटली एक नेगोशिएटर के तौर पर जाने जाते रहे और बीजेपी के लिए ट्रबल शूटर भी माने जाते रहे। कॉरपोरेट और मीडिया घरानों से उनकी दोस्ती के चर्चे आज भी होते हैं। और एक फ्लैम्बायंट पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अब बीजेपी में उस तरह के लोग बचे नहीं हैं। लेकिन आज की चर्चा हम अरुण जेटली पर रही। दरअसल विजय माल्या और विजय माल्या भागे कैसे? वो अभी भी उनको भगोड़ा कहे जाने पर उनको शक हो रहा है कि उनको क्यों कहा जा रहा है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल उन्होंने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर उठा दिया है सर। प्रणब मुखर्जी के बारे में इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है, विजय माल्या ने ही कहा है कि प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने विजय माल्या को कहा था कि किंगफिशर डूब रही है, इसमें कर्मचारियों की संख्या कम करो, फ्लाइट की संख्या कम करो। लेकिन वो बात ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और प्रणब मुखर्जी ने उनको सहयोग नहीं किया। मतलब सहयोग का मतलब आप समझते ही है कि किसी तरह की रिलैक्सेशन दिला देना, राहत दिला देना या फौरी लोन का इंतजाम कर देना जिससे कंपनी डूबने से बच जाए। वो काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए प्रणब मुखर्जी पर वो कहीं न कहीं उन पर भी दोषारोपण करते हुए नजर आए। तो ये प्रणब मुखर्जी जो नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्तों में गिने जाते हैं, भले ही कांग्रेस में थे, आरएसएस मुख्यालय भी गए थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी के बारे में तो नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा कि जब वो दिल्ली आए थे तो दिल्ली में उंगली पकड़कर जैसे काम करना सिखाते हैं, दिल्ली के गलियारों से, सत्ता के गलियारों से परिचित कराना, वर्किंग स्टाइल से परिचित कराना, वो काम उन्होंने कराया था। तो प्रणब मुखर्जी को निशाने पर लेने का क्या तुक बनता है?
देखिए, जो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई इंसान इस दुनिया में धरती पर जीवित नहीं है, तो हम्म, उसके उसके बारे में कोई भी आरोप कोई भी लगा सकता है, क्योंकि वो जिस पर व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है वो तो मौजूद है नहीं यहाँ पर अपने अपना जी। पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं सिंपल सी कहानी क्या बात कह रहे हैं ये सर? निशिकांत सर, क्या जी आप कह रहे हैं कि जो दुनिया में नहीं है, आरोप नहीं लगाने चाहिए? यहाँ निशिकांत दुबे और सुधांशु त्रिवेदी दिन रात एक ही ठेका उठाए हुए हैं कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया। देखिए, वो उनका जो स्कूल है और उनका जो ट्रेनिंग है, निशिकांत दुबे और जिनका आपने नाम लिया मिस्टर त्रिवेदी, उनकी जो जिस स्कूल से वो निकल रहे हैं वहाँ झूठ का और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और बदनाम करने की, चरित्र हनन की ट्रेनिंग उस स्कूल से निकले हैं जहाँ ये सारी चीजें ट्रेनिंग होती है। तो इन लोगों पर तो ये तो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, इन लोगों की बातों पर कोई भरोसा नहीं जी। करना चाहिए, क्योंकि ये झूठ के और असत्य फैलाना, झूठे आरोप लगाना, देश की समस्याओं के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, 1971 के लिए भी वो विक्ट्री नहीं थी। विक्ट्री तो 2014 में हुई थी, वो तो थी ही नहीं, वो तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और जितना भी पीओके को लेकर के और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो जितने तमाम तरह की बातें ये करते हैं, तो इनको सवाल ये है कि 2014 से ये लोग सत्ता में है और फुल फ्लेज मेजोरिटी में है, कहीं से कोई खतरा अविश्वास प्रस्ताव का इनकी सरकारों को नहीं रहा। तो ऐसी दशा में इन्होंने अब तक पीओके को ले क्यों नहीं लिया? और जो चीन के साथ जो चीन ने हमारी जमीनें कब्जा कर रखी है और मोदी जी झोले झुलाते हैं, उसके बारे में तो कभी बोलते नहीं है। ये तो जी बिल्कुल। अशोक और सर इस ये पर तो कुछ लौटते हैं। इन्होंने कुछ जी, जी, जी। सर इस पर लौटे हैं, प्रणब मुखर्जी के बारे में जो मूल सवाल था कि उन पर वो क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? देखिए, दोषारोपण वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी इस समय मौजूद नहीं है। वो तो बयान उसका खंडन करने के लिए मौजूद है नहीं, जीवित है नहीं। और मैं ऐसा आदमी जो जीवित नहीं है, जो लोग इस धरती पर, उनके बारे में मैं खुद भी कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उनको मेरे हम्म, पास कोई प्रमाण भी नहीं है कि मैं अरुण जेटली के हम्म, खिलाफ या जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहूँ। और उन्होंने वो अपने बचाव में जो भी विजय माल्या आज कह रहे हैं, वो अपने बचाव में कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ऐसा मेरा जी। एक अंडरस्टैंडिंग, एक माइंड बताता है, मेरा मुझे प्रजम्पशंस है मेरा ऐसा मेरे मन में कि 9 साल बाद माल्या की नींद टूटी है। वो उन्होंने मुंह खोला है, हालांकि 2018 में भी उन्होंने मुंह खोला था। 2018 में उन्होंने ये बातें कही थी, जिसका अरुण जेटली ने ट्वीट करके बाकायदा खंडन किया है कि हाँ, मुलाकात हुई थी, और लेकिन वो तो चलते चलते मुलाकात हुई थी, ये तो सबके साथ ही अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। लेकिन जो जो आज पुनिया जी, पीएल पुनिया जी कह रहे हैं, उनका कहना है उन्होंने 2018 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली। आज आज तो जी बोला ही उन्होंने, आज उन्होंने ट्वीट 2018 में किया है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 2018 में। जी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि मैं गवाह हूं, और मैंने उनको सेंट्रल हॉल में बैठा पार्लियामेंट के अंदर एक जगह पर, वो दोनों एक कोने में 15 मिनट तक बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि अब सवाल ये है कि अगले दिन क्या हो जाएगा? जैसे मुझे विजय माल्या उस दिन पार्लियामेंट में 3 बार टकरे, तो हो सकता है कि मैं एक सेल्फी उनके साथ खींच लेता, लेकिन पार्लियामेंट में तो दुनिया भर के वीआईपी घूम रहे होते हैं, तो कौन कब जी। भागेगा? ये तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो इस बात का है कि अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री हैं, थे उस समय, और हम्म, कानून मंत्री भी थे। तो अगर अरुण जेटली के भारत के संविधान के प्रति उनकी सच्ची जो भी उनकी श्रद्धा रही होगी, श्रद्धा का भाव रहा होगा, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी अगर अपने सरकार और देश के हितों के प्रति होती, और अरुण जेटली की जगह कोई और व्यक्ति एक्स वाई जेड भारत का वित्त मंत्री होता, और एक भाग जाने वाला व्यक्ति, मैं आपको एक बात और बता दूं आपके दर्शकों को, कि जब 1 तारीख मार्च को वो पार्लियामेंट का उनका फेयरवेल पार्टी थी अरुण जेटली से मिलकर के, और जब वो अगले दिन पार्लियामेंट नहीं थी, और हम्म, 3 मार्च को उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। तो उनको ऐसी आशंका थी कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जो बैकडोर नेगोशिएशन चलती है जजों के साथ में जी। आजकल, तो मुझे लग रहा है कि वो बातचीत भी टूट गई, और इनकी जो वकीलों की टीम रही होगी,
उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को आप डेट को अटेंड मत कीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर लिया कि अगर सरकार से मेरी नेगोशिएशन 1 तारीख को अरुण जेटली से फेल हो जाती है तो मेरे पास फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इस बात का कि सरकार ने बोला होगा कि साहब अभी फिलहाल हम आपको बचा नहीं सकते, आप कल की डेट, परसों की डेट जो आपकी कोर्ट में है उसको अवॉइड करने के लिए आप कुछ दिन के लिए हमारी नजरों से बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर आप देश में रहेंगे तो हमें हमारी जांच एजेंसियां, हंगामा मचेगा, पार्लियामेंट लेकिन चल रही है, लखेड़ा हंगामा साहब, होगा। जी जी। जी लखेड़ा साहब, ये बताइए, आपका तो अनुभव बहुत बड़ा है, आपने तो तकरीबन 37-38 साल संसद की राजनीति को करीब से देखा है। सेंट्रल हॉल की चाय कॉफी के साथ और बिस्किट के साथ आपने कई प्रधानमंत्रियों से आमने सामने बगल में बैठ करके कई सरकारों को आपने बनते गिरते देखा, चाहे वो राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, नरसिम्हा राव हो, देवेगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और शुरुआती दौर में जब तक पत्रकारों की सेंट्रल हॉल में एंट्री थी तब तक नरेंद्र मोदी। सभी सरकारों को आपने देखा, लेकिन क्या कभी ऐसा दौर आपने देखा कि एक भगोड़ा, जिसे प्रधानमंत्री तो मेहुल भाई कहकर संबोधित करते हैं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये पूरी सीरीज जो मौजूदा मौजूदा दौर में चली है, बैंकों का एनपीए बढ़ता चला गया, इन लोगों को लोन मिलता चला गया, चाहे जिस सरकार ने भी दिया हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल है और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं इन सब के लगातार भागते जाने से ये ठप्पा मजबूत होता चला गया कि कहीं ना कहीं कथित तौर पर सरकारें भी इनके हित चिंतक के तौर पर, इनके शुभ चिंतक के तौर पर इनको भगाने में लगी हुई है, क्योंकि सुब्रत राय का हस्त्र सभी देख चुके थे कि न्यायालय इतना कड़ा हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा। देखिए, कोई भी भगोड़ा होता है, और खास तौर पर ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये तो मोदी जी के लोग थे। ये तो मेहुल चौकसी के बारे में तो पीएमओ में जो बैठक हो रही थी उद्योगपतियों के साथ में, वहां तो आंखों का तारा है जैसे मेहुल चौकसी मोदी जी का, तो मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से तो वीडियो सारी दुनिया में घूम लिया, करोड़ों लोगों ने देख लिया। जी तो ये जो भगोड़े थे, और मोदी जी के राज में जितने भगोड़े भागे हैं, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग पूरे सिस्टम के में इनकी एंट्री थी, सिस्टम से पूछ करके भागे हैं। और अगर एक विदेश में से वापस नहीं आ रहे हैं तो सिस्टम इनके साथ है। अगर अगर आप एक छोटा सा भी आप ये लगा लीजिए कि अगर इनके पीछे कांग्रेस का ठप्पा लगा होता या किसी ऐसी विपक्षी पार्टी का ठप्पा लगा होता तो इनके खिलाफ, इनके लिए तो पूरा पता नहीं क्या क्या मोदी सरकार कर देती बदनाम करने के लिए, क्या क्या बुलडोजर चल चल गए होते अब तक। लेकिन इन सब लोगों को, ये लोग, इनके गुजरात कनेक्शन थे, ये इनके जितने भी वहां गुजरात में जितने भी इनके उद्योगपति हैं उनके साथ इनके ताल्लुक हैं। और इनके सबसे बड़े जो सिंबल है अडानी, गौतम अडानी, वो तो मोदी जी के खास आदमी है। उनसे बड़ा खास तो कोई है ही नहीं इस देश में। मोदी जी का, इनके अडानी से बड़ा खास कौन है? ये तो कुर्क हो गया। तो सवाल ये है कि जितने भी लोग देश छोड़ के भागे हैं, ये पूरी सरकार के साथ सहमति से, एग्रीमेंट से भागे हैं। और मैं तो यहां तक मेरे को प्रजम्पशन है मेरे दिमाग में कि अनायास 9 साल बाद अगर विजय माल्या एक पॉडकास्ट में इतनी खुल करके बात बोल रहे हैं तो उनका इस सरकार के साथ नेगोशिएशन का पार्ट है, वो नेगोशिएशन की प्रक्रिया का हिस्सा है उनका पॉडकास्ट। जी, हो मैं सकता इसी है कि सवाल पर उनका आने इस वाला सरकार। था। जी, जी जी जी। मैं जी इसी जी। सवाल पर, लेकिन आपने तो अच्छा किया कि बता दिया। जी ये जो याद आ गया, तो जी मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ये पॉडकास्ट करवाया गया कि आप ऐसी पेशकश करो, आप अपनी तरफ से एक आवेदन करो कि साहब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर हम आपकी चीजों पर एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचार करेंगे। तो क्योंकि देखिए 9,000 करोड़ रुपया उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का लेके भागे हैं, उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उनके पास और देनदारियां हैं। वो और वो तो खैर खबर, और भी खबरें आएगी क्योंकि उस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड तो था नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बाद में 2021-22 में, पहले तो कैश दिया जाता था राजनीतिक पार्टियों को चंदा। तो जी, ये तो विजय माल्या जानती होगी, विजय माल्या जानते लेकिन सर होंगे, वो तो भारतीय खुद जनता पार्टी। दिवालिया था, माल्या तो खुद जी, दिवालिया था, वो चंदा क्या देता। देखिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड वालों की लिस्ट देखिए, उसमें ज्यादातर बड़े बड़े चंदे तो जिनका दिवालिया पिट चुके हैं उन्होंने दिए हैं। जी आप देखिए ना, लिस्ट लिस्ट देखिए।
और जिनकी कंपनियां घाटे में चल रही, जिनके पास अपने वर्कर को पैसा बांटने के लिए, तनख्वाह देने के लिए, आधी तनख्वाह देने के लिए भी जिन जिन कंपनियों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिया। ये कहां से दिया? तो इसलिए दिया कि वो बेनामी पैसा उन उन कंपनियों के खातों में डाला गया, उनको समझाया गया कि ये पैसा हम आपको दे रहे हैं कैश, ये आप इलेक्ट्रल बॉन्ड इससे खरीद लीजिए। तो वो जो कॉर्पोरेट घाटे में चल रहा होगा, उसने तो हाथ जोड़ के कहा होगा कि भाई मैं तो घाटे में चल रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, आपका नाम पब्लिक थोड़ी होना है, वो तो हम पार्लियामेंट में कानून पास करा के बैठे हुए हैं। तो फिर लोगों ने कहा ठीक है साहब, आप 50 बोरे रुपए लेके आइए और हमारे नाम से आप पर्ची कटा लीजिए। जी उमाकांत जी, दो महत्वपूर्ण सवाल है, एक एक कर मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला सवाल उसमें यह है कि एक वाजिब सवाल भी माल्या ने उठाया है, हमको उस पक्ष को भी देखना चाहिए जब हम माल्या पर चर्चा कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल उसने ये उठाया है कि 6203 करोड़ रुपए, 6203 करोड़ रुपए उस पर लोन था, तकरीबन 1200 करोड़ के करीब का ब्याज था। फिर बैंकों ने उससे 14,130 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 7400 करोड़ की जगह उससे 6,500 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल लिए। 14,130 करोड़ रुपए उसका दावा है कि बैंकों ने उससे रिकवर करा लिया है। तो जब उससे रिकवर करा लिए हैं तो ईडी का केस क्यों चल रहा है? जब रिकवरी की प्रक्रिया उससे पूरी हो गई है तो केस अब तक कंटिन्यू क्यों है? और अब तक उसे एब्सकॉन्डर क्यों कहा जा रहा है? उस पर उसे बड़ी आपत्ति है कि भगोड़ा क्यों कहा जा रहा है, पासपोर्ट क्यों निरस्त है? अगर इस दावे में दम है, और इस दावे मैंने भी सुना है कि माल्या से रिकवरी हुई है, अगर रिकवरी हुई है तब तो केस क्लोज हो जाना चाहिए था। देखिए, इस सरकार के जो ऑफिशियल जो दावे हैं, उस पर मुझे नहीं लगता कि इस देश के किसी व्यक्ति को, पत्रकारों को, जो सच्चे पत्रकार हैं या राइटर हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उनको इस सरकार के दावों पर कोई यकीन नहीं करना चाहिए। इस सरकार की ईडी पर कोई यकीन नहीं करना चाहिए। इस देश की सीबीआई पर कोई यकीन इसलिए नहीं करना चाहिए, ये सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करती है और इन तमाम एजेंसियों को उन्होंने लोगों के पीछे लगा रखा है। अब सवाल यह है कि विजय माल्या के खिलाफ जब इंटरपोल छोड़ा गया, जब सीबीआई को केस सौंपा गया और उसके बाद इंटरपोल को मामला दिया गया, तो ईडी की भी एंट्री सीबीआई के जो, हाँ ईडी की भी एंट्री हुई। भाई ईडी की एंट्री तो करानी है, क्योंकि लोग पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे कि आपने विजय माल्या की ईडी से इंक्वायरी क्यों नहीं कराई। अब जब आप नशा रल्ट केस में अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को फंसाने का प्रपंच कर सकते हैं, तो आप जो है इनको क्यों नहीं कर सकते? तो आपने एक लिस्ट बनाने के लिए नहीं, नहीं साहब तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और तमाम दर्जनों लोग हैं जो मेरे को लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो ऐसे दर्जनों लोगों के नाम मैं गिना सकता हूं। तो उन सारे केसेस को दिया गया ताकि अगर हम किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को फंसाने की कोशिश करें और उसके खिलाफ सीबीआई या ईडी को लगाए, तो फिर कहने को हो जाए कि साहब हमने तो उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई लगा रखी है। ईडी सीबीआई तो बड़े निष्पक्ष काम करती है, ईडी सीबीआई तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। तो अभी बोलने के लिए मसाला आपको बोला बारूद साजो सामान कहां से मिलेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा इस तरह की बातें। तो सवाल यह है कि ये गठबंधन था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विजय माल्या कॉर्पोरेट घरानों के साथ, जो भ्रष्ट करप्ट कॉर्पोरेट घराने हैं, जो इस देश के बैंकों को लूट के भागे हैं, जो इस देश में 25 लाख करोड़ 25 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों का माफ किया। भाई वो अगर वो ये भी चाहता था, ये भी माफ करने के चक्कर में रहा होगा विजय माल्या, क्योंकि इसका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो उन्होंने कहा कि इस पर कृपा कम वर्ष से होगी, इससे भी नेगोशिएशन हो रही होगी कि भाई तेरा माफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। भाई बीजेपी ने इसी तरह से तो किया, लोगों को फंसाया। शराब घोटाले में क्या हुआ, दिल्ली के शराब घोटाले में जिससे वरिंदर केजरीवाल हो गए, उसको सरकारी गवाह बना दिया और उसकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए चंदा दे दिया बीजेपी को, उसको छोड़ दिया, वादा माफ गवाह बना दिया। सिलक्यारा टनल का जो मालिक है नागरत्ना इंजीनियरिंग, हैदराबाद की कंपनी है, सुना है कि उसके रूट गुजरात में भी है, ऐसा मेरे को लोगों ने बताया। तो उसने 55 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया हुआ है। तो सिलक्यारा टनल में 45 मजदूर मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ रहा, कोई केस थोड़ी दर्ज होना था। तो ये तो इस सरकार का जो काम करने का तरीका बहुत डिवियस तरीका है। और विजय माल्या वगैरह जो भागे हैं वो इस सरकार की कंसेंट से, सहमति से भागे हैं। और अभी जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसका और जो नेगोशिएशन कर रहा है वो
वो इस सरकार के साथ नेगोशिएशन का हिस्सा है, उससे अलग जी बिल्कुल भी नहीं है। जी। उमाकांत जी, एक और बड़ा मौजूद सवाल है। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, हमें स्वीकार करना होगा कि इसका पेस थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त, ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए तो ठीक है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को आप कम कर सकते हैं, इंक्वायरी करा करके उससे वसूली कर सकते हैं, उसको सजा दिला सकते हैं। और सत्ता के इकबाल की परीक्षा उमाकांत लखेड़ा जी इसी में होती। इकबाल सत्ता का कैसे देखा जाता है, अब जरा देखिए। यूपीए सरकार के समय कई आरोप लगे। सुब्रत राय सहारा का मामला, मनमोहन सिंह सरकार से क्या हुआ सुब्रत राय सहारा के साथ, सबने देखा कि लंबा वक्त जेल में गुजारा। सत्यम कंप्यूटर, रामलिंगा राजू, पूरे देश ने देखा कि रामलिंगा राजू सड़क पर आ गए, रातों रात सड़क पर आ गए, क्योंकि वहां पर भी ऑडिटिंग फ्रॉड का मामला था, बिल्कुल उसी तरह का जैसे कि सहारा के ऊपर था। कमोबेश इस तरह के ऑडिटिंग फर्म को लेकर के तो सत्ता के करीबी गोल्डी सेठ के ऊपर हिंडनबर्ग तक ने आरोप लगाए हैं। अब दूसरे की बात छोड़ दीजिए। अब उसी दरमियान आपने देखा कि सरकार के मंत्री ए राजा जेल गए, कलमाडी जेल गए, जिस पर आरोप लगा वो जेल गए। आज की तारीख में तो आप आरोप लगाते रहिए, सत्ता के करीबी विदेश भाग जाएंगे, उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे, और आप आरोप लगाते रहिए। राजनाथ सिंह कहेंगे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अब तक गनीमत है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि मोदी सरकार में गिरफ्तारी नहीं होती। क्या कारण है कि सत्ता कहीं ना कहीं इस प्रकार का आभास देती रही है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई में मौजूदा सत्ता अपने आप को कहीं ना कहीं या तो पीछे कर रही है, नजरें छुपा रही है, हैंड इन ग्लोव इन करप्ट लोगों के साथ होने का संकेत दे रही है, या फिर कोताही का संकेत तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो पिछली यूपीए सरकार और इस सरकार के अप्रोच में इतना बड़ा फर्क का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि इस सरकार का जो मिजाज है, जो काम करने का तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर भ्रष्टाचारी अपना है तो उसको किसी भी सीमा तक बचाओ या उसको देश भगाने का रास्ता दे दो, उसको फ्री कॉरिडोर दे दो कि तुम देश से भाग जाओ। जैसे मैंने विजय माल्या का उदाहरण दिया कि अगर कोई दूसरा वित्त मंत्री होता या दूसरी सरकार होती, अगर विजय माल्या के साथ सरकार से दोस्ती नहीं होती और वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा बैंक लूट करके भाग रहा था, तो अगर कोई कोई ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं करती, ईमानदार सरकार होती, तो वो सीधा एयरपोर्ट पर कहते भाई तुम हमारे दोस्त हो विजय माल्या, लेकिन आप देश को लूट के इस तरह से भाग नहीं सकते। और ईडी जो है, आप सीधा वहां पर आईबी को या जो भी इनका नेटवर्क है, एयरपोर्ट पे जाकर के जैसे ही अपने को इन कराते, वहीं पर इनको मना कर देते कि आप विदेश में जा सकते, आपको इस देश की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में परसों पेश होना, नंबर एक बात। तो आप कोर्ट में पेश हो जाइए और उसके बाद जांच एजेंसी आपसे पूछताछ करेंगी, और जो इस देश का बैंकों का पैसा आप लूट के भागे हैं, आप सेटलमेंट कर लीजिए, बैठ के कर लीजिए, जितना दे दिया आपने बाकी दे दीजिए जो बचा खुचा है। तो लेकिन वो इस सरकार की गलती थी, मोदी सरकार की गलती की वजह से विजय माल्या भगोड़ा साबित हुए हैं। और वो इसीलिए कह रहे हैं, वो इसीलिए इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मैं भगोड़ा तो हो सकता हूँ जब उनको काउंटर सवाल पूछा गया, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करके नहीं भागा, मैं तो नेगोशिएशन कर रहा था कि भाई मैंने चोरी की आपके घर में, और मैं वो चोरी का माल आपको लौटाना चाहता हूँ, डकैती जो मैंने की है उसको लौटाना चाहता हूँ। कि उन्होंने कहा नहीं, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, तो वो नेगोशिएशन करे। फिर आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि विजय माल्या को पता है कि अभी ये 3 साढ़े 3 साल ये आराम से सरकार सत्ता में रहना है इस सरकार ने, तो वो अभी सरकार से इस तरह का बैर नहीं करेगी कि सरकार के खिलाफ कोई इस जो वो आज उन्होंने अपने मुखार बिंदु से जो बोला है, वो इस सरकार की उनके साथ जो नेगोशिएशन हो रही है उसके रोड मैप का हिस्सा है। तो उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ी है, अभी आते आते आगे आगे देखिए होता है क्या। जी। आखिरी सवाल पर आते हैं हम। सर, क्या आपको लग रहा है, आपने कई सरकार और भ्रष्टाचार के मामले देखे हैं, संसद भवन को ठप होते हुए, संसद को ठप होते हुए, कार्यवाही रुकते हुए, और पूरे देश की ओपिनियन मेकिंग होते हुए भी आपने बेहद करीब से देखा है। लखू भाई पाठक चीटिंग केस, आप तो संसद में उस दौर के चार साक्षी रहे हैं। जैन हवाला मामला, उस दौर के भी आप साक्षी रहे हैं। केतन पारिक और हर्षद मेहता का मामला, अलग अलग दौर का, उस दौर के भी आप साक्षी रहे हैं।
और जब वो फोर्स का बवाल उठा था उसे भी आपने देखा था, सब आपने करीब से देखा है। लेकिन एक ओपिनियन मेकिंग जो पूरे देश में हो रही थी, इस बार गोदी मीडिया के दौर में जब ये मामला उछला है, माल्या का मामला कि वो जेटली से मिलने गए थे और साफ तौर पर इशारा है, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि नेगोशिएशन की दिशा में ये एक प्रायोजित इंटरव्यू भी हो सकता है, प्रायोजित पॉडकास्ट भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सत्ता का इकबाल, और खासकर जब मॉनसून सेशन की तारीखें आ चुकी है, पहलगाम और उसके बाद सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे, अब तो पुतिन प्रशासन भी कह रहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई है, और अब तक सरकार का इस पर घिरते जाना, सीडीएस का बयान कि फाइटर जेट गिरे थे, और इन सब के बीच बड़ी आरजू मिन्नत के बाद आज आपने देखा G7 का न्योता अभी कुछ मिनट पहले भारत सरकार को मिला है, प्रधानमंत्री को उन्होंने हामी भरी है जाने की। तो एक तरफ सरकार वहां घिरी हुई है, और इन सब के बीच ये मामला, माल्या की स्वीकारोक्ति अगर मॉनसून सेशन के पहले आई है, क्या आपको लगता है ये मॉनसून सेशन सरकार के लिए बहुत आसान रहने वाला है, या इस सत्र में सरकार की पूरी छीछालेदार हो सकती है? देखिए, अब आपने सवाल काफी लंबा कर दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जवाब देना चाहूंगा। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार और पिछली सरकारों में बहुत बड़ा फर्क है। ये सरकार को कोई इस सरकार को कोई लोकलाज नहीं है। अगर इस सरकार को कोई लोकलाज होती तो ये सरकार विजय माल्या को कहती कि तुम हमसे बातचीत करके, मुलाकात करके भाग रहे हो, तुम वापस आ जाओ। ये तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि हम आपसे आपसे गुफ्तगू करके या आपसे परमिशन लेके या आपसे फेयरवेल पार्टी करके पार्लियामेंट से हम गए। ये तो फेयरवेल पार्टी हुई ना। तो फेयरवेल पार्टी करके गए कि साहब मैं जा रहा हूँ, कहा ठीक है बहुत बढ़िया, आप जाओ, और जाने दिया उनको पार्टी दी। तो इस सरकार का करप्ट कॉर्पोरेट से रिलेशन साबित हो चुका है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड ने वो इस सरकार के साथ तमाम तरह के फेक, बेनामी, और जो जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। आपने तो बोला ना कि दिवालिया पिट गया। कंपनियां, ऐसी कंपनियों से बीजेपी ने चंदा लिया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उनसे भी पैसा ले जी लिया। उनका जी। उनका 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 कोई अभी अस्तित्व ही मुंबई नहीं, के ना उनका ठेके का मामला कर्मचारी, आया है, अभी मुंबई के उनका कोई ठेके का मामला कर्मचारी आया है, नहीं छह है, सौ करोड़ उनका से ऊपर दिया बोर्ड था। भी नहीं है, कुछ नहीं। जी जी जी। जी तो इस सरकार से आप बहुत बड़े चारित्रिक विश्लेषण या चारित्रिक मापदंडों की अपेक्षा करना इस सरकार से बेईमानी है। मैं ये मानता हूं कि ये सरकार, क्योंकि चौतरफा संकट से घिरी हुई है, इस सरकार को पहली बार इतना बड़ा शिकंजा इस सरकार के गले की फांस बना हुआ है। इस सरकार की विदेश नीति पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, आर्थिक नीति नाकाम हो चुकी है। ये देश के सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल हो गए हैं, और अपनी विफलताओं से पर्दा हटाने के लिए ये लोग देश की सेना, रक्षा सेनाओं का जो शौर्य है, जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनका जिसको कहते हैं गरिमा है, उसके बल पर ये वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, और बहुत छोटे स्तर पर करते हैं। सिंदूर का नारा जब इन्होंने आप कह दिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज वाली बात है ना, 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। तो वो इस तरह से ये ड्रामा नाटक करते हैं, क्योंकि इनको पता है ये हिस्ट्री में, इतिहास में इनको कोई याद करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश का जो जी नुकसान किया, देश के आम लोगों का नुकसान किया, गरीबों का नुकसान किया, और बेरहमी से इस देश में सांप्रदायिकता का जुनून इस ढंग से चलाया जा रहा है, सिलसिलेवार चलाया जा रहा है, ताकि देश में महंगाई, रोटी रोजी, बेरोजगारी और विकास, डेवलपमेंट, सड़क, पानी, इससे लोगों का ध्यान हटा रहे, और जी। लोगों को ये बताया जाए कि इस देश में मुसलमान सबसे बड़ी समस्या है, मुसलमानी समस्या है, और उससे देश का ध्यान हटा रहेगा। तो ये आनंद आनंद की बेला में ये सरकार जीती रहेगी जब तक सत्ता में है। जी। बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है माल्या के पॉडकास्ट के बाद भी, या पॉडकास्ट के पहले भी ये दिखाई दे रहा था कि विजय माल्या तो 2016 में वाया जेनेवा लंदन पहुंच गए, ब्रिटेन पहुंच गए। लेकिन विजय माल्या के ऊपर हो रही जांच, रिकवरी तो कुछ हुई, लेकिन वो जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंची, अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता। और इस सरकार के दरमियान ये देखा भी जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी जांचें ऐसी है जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती दिखाई नहीं देती। चाहे हिमंता बिश्व शर्मा को ईडी का नोटिस मिलने का मामला हो, जब तक वो कांग्रेसी थे, चाहे
मुकुल राय का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, या एनसीपी या शिवसेना के महाराष्ट्र में टूटकर वाया ईडी की कृपा से बनी हुई सरकार के और पार्टियों के टूटने बनने बिगड़ने का मामला, कहीं भी अंततः जांच किसी निष्कर्ष तक पहुंचती दिखाई नहीं दी। लालू यादव के मामले में भी कम से कम जो जांचें हुई वो मनमोहन सिंह के समय में ही उनको पहली सजा हो गई, लेकिन उसके बाद के दौर में जो भी केस नए खुले लालू यादव के खिलाफ, वो जांच कहीं पहुंचती हुई नहीं दिखाई दी, चाहे लैंड फॉर जॉब का मामला हो या कोई और मामला हो। तो इस दौर में जांचें कहीं पहुंचती नहीं है, बल्कि देखा यही जाता है कि जांच के नाम पर इस देश में पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद की एक पूरी भूमिका, और इन सब से आगे 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रहने वाला 82 करोड़ लोगों का एक ऐसा समाज निर्मित करने की कोशिश, जिसमें दाता और पाता की भूमिका में सिर्फ शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को दाता और नीचे बैठे हुए व्यक्ति को पाता के रूप में दिखाकर इस देश के पूरे सिस्टम को चंद हाथों में केंद्रित करने की जो कवायद है, उस कवायद का टूल माल्या भी हो सकते हैं, उस कवायद का टूल गोदी सेठ भी हो सकते हैं, और उस कवायद का टूल मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी और ललित मोदी और भी न जाने कितने नाम हैं, सभी देखने को मिल सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की भूमिका भी उसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल अमृतकाल है, और अमृतकाल में जांचें संभवतः ऐसी ही होती है। तो इसी जांच के लिए और इसी तरह के सिस्टम के लिए कि एक आरोपी और एक भगोड़ा इंटरव्यू भी दे, एक ललित मोदी जो भगोड़ा के रूप में सीबीआई और ईडी जिसे तलाश नहीं पाए, लेकिन सुष्मिता सेन जरूर से तलाश ले। ये परिस्थितियां जब बनती हुई दिखाई दे, तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम किस तरह से सड़ांध की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। विजय माल्या के ताजा पॉडकास्ट और सनसनीखेज खुलासे वाले मुद्दे पर चर्चा के लिए उमाकांत लखेड़ा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।